हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में। इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की कितनी होगी, एटम की जो मॉलिक्यूल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, नॉट एटम, मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की कितनी होगी, और एनर्जी लेवल कितना होगा। ठीक है, फिर इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे वाइब्रेशन टर्म कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेव नंबर को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में, तो ये सपोज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों एक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इनके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट हम अपने समझने के लिए मान लिए कि इसके बीच में एक स्प्रिंग है जो इन दोनों एटम को बांध के रखा हुआ है और इस तरीके से एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और मान लें कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, जो हैवियर मास होगा उसके पास होगा। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। और हमें पता है कि अगर दो मास ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2 स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एक सिंगल मास के प्रॉब्लम से, जिसका मास म्यू है ना, जिसका मास क्या है, म्यू है, उसके इक्विवेलेंट मान करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो ये मास म्यू है, इसको हम अगर इधर खींचेंगे तो क्योंकि स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग में तुरंत रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा माइनस ऑफ के एक्स के बराबर। कितना होगा, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर। तो ये आ जाएगा स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स, या इसको हम एफ रिस्टोरिंग से नाम दे देते हैं। कब आया, जब हमने इस स्प्रिंग को इधर खींचा एक्स। तो यहाँ पे जैसे ही मॉलिक्यूल एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में, यानी वाइब्रेट किया एक्स डिस्टेंस, तो वैसे ही आपके पास स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा जो मास को इधर खींचेगा, और वो कितना होगा, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर। तो हमें पता है और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है यहाँ पे मास के ऊपर, तो इसका मतलब है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो बोलता है मास टाइम एक्सेलरेशन, तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन अगर हम करें तो एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये हो जाएगा म्यू एक्स डबल डॉट का मतलब है दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो म्यू एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। इसका मतलब आ गया एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन म्यू इंटू एक्स। म्यू क्या है, म्यू है रिड्यूस्ड मास, है ना, सभी को पता है म्यू क्या है, इज ए रिड्यूस्ड मास। इसकी वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर हम इसको थोड़ा इधर लाएं तो एक्स डबल डॉट प्लस के अपॉन म्यू एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा किसका इक्वेशन हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का, एसएचएम का। तो एसएचएम का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो तो ये होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम ओमेगा स्क्वायर को यहाँ से कंपेयर करें, इस इक्वेशन को यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के अपॉन म्यू, या ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन म्यू। ओके, तो ये आ गया ओमेगा किसकी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी है, ये जो एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, ये एटम जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है। मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो 2 पाई न्यू ऑसिलेशन, न्यू ओ एस सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, न्यू ऑसिलेशन, तो 2 पाई न्यू ऑसिलेशन इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन म्यू। तो हमें क्या चाहिए था, हमें न्यू ऑसिलेशन चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास न्यू ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। ये हमारे पास आ गया वाइब्रेशनल एटम जो वाइब्रेशन कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, नॉट एटम, मॉलिक्यूल जो वाइब्रेशन कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितनी होगी, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के
ये क्या है यहाँ पे, ये जो के हमने यूज किया हुआ था ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। ये एक एटम है, एक एटम ये है, इन दोनों का कॉमन सेंटर ऑफ मास ये है। तो ये जैसे ही ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ एक्स डिस्टेंस, या ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा एक्स डिस्टेंस, तो ये जो आपके पास स्प्रिंग है इसमें खिंचाव आएगा। जैसे स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर लेगा जो कि डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो स्प्रिंग में कितना फोर्स लगेगा, माइनस के एक्स। और हमें पता है कि अगर दो मास ऑब्जेक्ट हैं इस तरीके से अटैच्ड हैं तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल मास म्यू से। तो ये टोटल फोर्स आ गया स्प्रिंग के कारण इस मास पे लगेगा। ये मास मान लो म्यू है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन है एक्स डबल डॉट, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा, फिर इसको कंपेयर कर देंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर जैसे हो गया तो हम इस ओमेगा कन्वर्ट कर सकते हैं 2 पाई न्यू ऑसिलेशन, है ना, एंगुलर वेलोसिटी क्या है 2 पाई एन, तो 2 पाई न्यू ऑसिलेशन, ये तो न्यू ऑसिलेशन आ जाएगा इतना। और हमें क्वांटम मैकेनिक्स से पता है कि कोई चीज़ अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसका एनर्जी कितना होगा। अगर एक पार्टिकल हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका एनर्जी कितना होता है। इन क्वांटम मैकेनिक्स इट इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 1D। कितना होता है एच न्यू बराबर, सॉरी, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ई बराबर एच न्यू एन प्लस हाफ, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 0 1 2 3। तो 0 रखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में रहेगा, एन बराबर 1 रखेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एटम ऑसिलेट करेगा, एंड सो ऑन। किस तरीके का ऑसिलेशन होगा, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स में अगर पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी इतनी होगी, ठीक है, ये हमें पता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी तो क्वांटम मैकेनिक्स ही लागू होगी क्योंकि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो कैसा वाइब्रेशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसका मतलब उसकी एनर्जी हो जाएगी एच न्यू ऑसिलेशन, उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है न्यू ऑसिलेशन बराबर वी प्लस हाफ, जहाँ पे वी क्या है, क्वांटम नंबर है वाइब्रेशन का, ना, यहाँ पे एन होता है, हम इसको वी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया EV इज इक्वल टू एच न्यू ऑसिलेशन V प्लस हाफ, जहाँ पे V की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आ गया आपका एनर्जी लेवल करेस्पॉन्डिंग टू प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशन टर्म निकाल लेंगे। अब फिर से आ गया टर्म कैसे निकालते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाई HC। तो अगर एनर्जी में हम HC से डिवाइड कर दें तो एनर्जी हमारे पास कौन सी है, ये एनर्जी है, इसमें HC से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टर्म मिल जाएगा या वाइब्रेशन टर्म मिलेगा। तो जीवी से हम रिप्रेजेंट करें, जैसे रोटेशन में हम टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे FG से, FJ से, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे जीवी से। तो जीवी हो जाएगा एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा डिवाइडेड बाय SC। तो E कितना था, एच न्यू ऑसिलेशन था, तो H यहाँ भी, ये H कैंसिल हो गया तो बचेगा न्यू ऑसिलेशन अपॉन C V प्लस हाफ। ये जो न्यू ऑसिलेशन अपॉन C बचा हुआ है इसको हम लोग मान लेते हैं ओमेगा, है ना, ये कन्वेंशन है लिखने का, ये W बोल दो। तो न्यू ऑसिलेशन अपॉन C जो है इसको हम मान लेते हैं W। तो हमारे पास जो वाइब्रेशन टर्म आ गया वो आ गया डब्ल्यू वी प्लस हाफ या ओमेगा वी प्लस हाफ, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, न्यू ऑसिलेशन अपॉन सी। न्यू ऑसिलेशन क्या है, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू होती है 1 अपान 2 पाई अंडर रूट के अपान म्यू, जहाँ पे के है स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का, और म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, ठीक। तो अब हम v बराबर अगर 0 रखेंगे, v कहाँ से कहाँ हो सकता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो v बराबर अगर 0 रखेंगे W/2 हो जाएगा, v बराबर 1 रखेंगे 3W/2 होगा, v बराबर 2 रखेंगे 5W/2 होगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है अगर हम ये वेव नंबर देखें, वेव नंबर को यहाँ पे लिखें तो ये W/2 हो गया, 3W/2 5W/2 7W/2 एंड सो ऑन। सिलेक्शन रूल अगर हम लगाएं
सिलेक्शन रूल जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रम में होता था डेल्टा जे बराबर +-1, उसी तरीके से यहाँ पे जो आएगा डेल्टा वी बराबर +-1 सिलेक्शन रूल। तो ये जो सिलेक्शन रूल होगा क्या होगा आपका डेल्टा वी बराबर +-1, मतलब 0 से 1 में ट्रांजिशन हो सकता है, यानी इस एनर्जी लेवल से यहाँ पे, इस एनर्जी लेवल से यहाँ पे, इससे यहाँ पे, इससे यहाँ पे, जस्ट एक के बाद एक जो है उनमें, एक से दूसरे तीसरे में नहीं हो सकता है ना। तो ये है इसका पहला, ये बगल वाला, फिर इसका बगल वाला ये, इसका बगल वाला ये। तो क्या ये एनर्जी लेवल सेपरेटेड है कि नहीं, ये तो हमने पहले बना रखा है, इसलिए दिख रहा है सेपरेटेड है इक्वली डिस्टेंस से, लेकिन इसको हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। क्या वेव नंबर डिफरेंट आएगा इस एनर्जी लेवल के लिए, फिर इस एनर्जी लेवल के लिए, फिर इस एनर्जी लेवल के लिए, इस एनर्जी लेवल के लिए, या फिर सेम आएगा। तो वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो वाइब्रेशन टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। तो एक ले लेंगे v प्लस एक ले लेंगे वाइब्रेशन टर्म वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू जी वी प्लस हाफ जी वी प्लस 1 माइनस जी वी। ऐसा ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा वी है, यानी इसमें से इसको अगर हम घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, वो +-1 आना चाहिए। इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और यही हमारा सिलेक्शन रूल है। सिलेक्शन रूल वेव नंबर को अलाउ करना चाहिए। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है वेव नंबर हो जाएगा आपके पास जीवी, यहाँ लिख देते हैं, हमने लिखा नहीं है। सो वेव नंबर हो जाएगा आपके पास, 1 सेकेंड, सो दिस इज योर जीवी डबल डैश माइनस जीवी डैश। ठीक है, अब क्योंकि डेल्टा वी है +-1, तो एक को v+1 ले सकते हो, एक को v ले सकते हो, सिंपल। तो हमने किसको +1 ले लिया, इस वाले को v डबल डैश की जगह +1 रख दिया है, v+1, सो v डबल डैश इज इक्वल टू v+1। तो जैसे ही v डबल डैश आपने फिक्स किया, v डैश आपका अपने आप फिक्स हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को अगर घटाओगे v डबल डैश और v डैश, तो डेल्टा v हो जाएगा v डैश माइनस v डबल डैश। v डैश की वैल्यू है v डैश और v डबल डैश की वैल्यू है v+1, तो आ जाएगा -1। सिलेक्शन रूल हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, और यही हमें चाहिए। सिलेक्शन रूल वायलेट नहीं होना चाहिए, जो सिलेक्शन रूल है वो लागू होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ओमेगा v प्लस v डैश प्लस 1 प्लस हाफ। v डैश क्या है, क्वांटम नंबर है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और v डैश प्लस हाफ। तो यहाँ से ओमेगा बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा v डैश, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ओमेगा बाहर ले लेंगे, ठीक है, क्या बचेगा v डैश प्लस 1 प्लस हाफ, यहाँ क्या बचेगा माइनस v डैश माइनस हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, v डैश से v डैश कैंसिल, आ जाएगा ओमेगा। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो वेव नंबर आ रहा है वो ओमेगा के बराबर है। किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, यानी ये कांस्टेंट है, ये v के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और अगर यही हम रोटेशनल की बात करें, वहां पे जो वेव नंबर आ रहा था वो इस पे डिपेंड कर रहा था, j के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसलिए वहां पे वेव नंबर j के साथ इंक्रीज करता जा रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ ओमेगा, ओमेगा बेसिकली क्या है, न्यू ऑसिलेशन अपॉन c। ओमेगा क्या है, न्यू ऑसिलेशन अपॉन c। इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास ये जो हमने ओमेगा मान रखा है, यह है न्यू ऑसिलेशन अपॉन c, और न्यू ऑसिलेशन कितना है, तो यह 1/2 पाई अंडर के अपॉन म्यू। इसमें कहीं पे भी v नहीं आया है, तो इसका मतलब चाहे v बराबर 0 ले लो, चाहे v बराबर 1 ले लो, चाहे v बराबर 2, ये जो वेव नंबर है ये सभी के लिए सेम है। इसके लिए भी ओमेगा, इसके लिए भी ओमेगा, इसके लिए भी ओमेगा, या w इसके लिए भी w या ओमेगा। ठीक है, तो एनर्जी लेवल जो वाइब्रेशनल या प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। वो क्या होते हैं, इक्वली स्पेस्ड होंगे, सभी के बीच में स्पेस इक्वल होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेव नंबर कैलकुलेट करके। और अगर हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, उसमें एनर्जी लेवल जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एनर्जी लेवल ऊपर जाते जाओगे तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया प्योर वाइब्रेशनल